नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे अपवर्तन क्रांति कोण से संबंधित घटनाओं के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये डिपेंड करता है किस पे, जो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। एक तो क्रांतिक कोण, एक तो क्रांतिक कोण और एक होता है अपवर्तन। एक क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन। इन दोनों की एक संयुक्त घटना है एक तरह से। अब देखो क्या होता है अपवर्तन में, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और क्रांतिक कोण के लिए मैंने आपको एक शर्त बताई थी कि आपके पास जो पहला माध्यम है यह सघन माध्यम होना आवश्यक होता है, और जो दूसरा माध्यम आएगा ये दूसरा माध्यम कैसा होना चाहिए? विरल माध्यम होना चाहिए। इस आपतित किरण और इस अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई बोलते हैं। यदि क्रांतिक कोण ये 90 डिग्री वाला कोण बनता था, यदि इस 90 डिग्री से और अधिक कोण ऊपर की ओर आ जाए, अर्थात अपन क्या कहेंगे कि जो किरण पहले जिस माध्यम में जा रही थी वापस उसी माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो इस प्रकार की घटना को अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अर्थात ये अपवर्तित किरण वापस पहले वाले माध्यम में ही आ जाती है, और इस प्रकार की जो घटना होती है इसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक पर आपतित हो तो यह प्रकाश की किरण वापस पहले वाले माध्यम में ही आ जाएगी, और इस प्रकार की घटना को अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपके पास दो शर्तें अनिवार्य है। पहली शर्त की यदि मैं बात करूं तो अपन इसमें देख चुके हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से किस में जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। अर्थात इसकी पहली शर्त क्या बन जाती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से किस में जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि यहाँ पे जो आपतन कोण का मान होता है ये क्रांतिक कोण के मान से अधिक पर आपतित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां से यदि अपन इस आपतन कोण को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तब जाकर के ये क्रांतिक कोण से ऊपर वाली स्थिति बनेगी। अर्थात इसकी दूसरी महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और इस प्रकार की जो घटना संपन्न होगी उस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यदि अपन बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों की, अपन किसकी बात करें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण
तो देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, लगभग जो उदाहरण होंगे वो इसके उदाहरण होंगे चमकने वाले। अर्थात आपको जो भी चमकीली वस्तु दिखाई देती है वो इस उदाहरण किसके हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। जैसे यदि मैं इसके पहले उदाहरण की बात करूं, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, तो आप बता सकते हो कि हीरे का जो चमकना है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण हीरे पर गिरती है तो इसके प्रारंभिक जो माध्यम होता है वो वापस अपवर्तित किरण कौन से माध्यम में आ जाती है, वापस पहले वाले माध्यम में आ जाती है, इसलिए एक किसका उदाहरण हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दूसरी में बात करूं, परख नली का चमकना, परख नली का चमकना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो जाता है। तीसरे उदाहरण की मैं बात करूं, किसी चटके हुए कांच के गिलास में, किसी चटके हुए कांच के गिलास में पड़ी दरार का चमकना, यह भी किसका उदाहरण होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट उदाहरण की यदि अपन बात करें तो इसका नेक्स्ट उदाहरण आ जाता है मृगमरीचिका। देखिए दोस्तों, मृगमरीचिका क्या होती है। अपन अक्सर गर्मियों के दिनों में देखते हैं, किसी वाहन के द्वारा यदि सड़क पर चला जा रहा है या किसी वाहन के द्वारा सड़क पर अपन जा रहे हैं तो अपन क्या देखते हैं कि सड़क के थोड़ी आगे वाले हिस्से में आपको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वहां पर कोई पानी इकट्ठा हो, पानी चमक रहा हो। लेकिन जैसे ही अपन उस स्थान पर जाकर के देखते हैं तो वो पानी वाला स्थान क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मृगमरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मृगमरीचिका बोलते हैं। इसी प्रकार रेगिस्तान में जब कोई मृग पानी के लिए तलाश करता है, पानी की तलाश में दौड़ता है तो उसको थोड़ी दूरी पर पानी का आभास होता है और जैसे ही वह उस स्थान पर जाता है वो पानी क्या हो जाता है, वो पानी वाला स्थान समाप्त हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अगला इसका उदाहरण आता है प्रकाशिक तंतु। अगला इसका उदाहरण क्या आता है, प्रकाशिक तंतु। देखिए दोस्तों, प्रकाशिक तंतु क्या होता है। प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग विभिन्न संचार के माध्यमों को, या अपन कह सके कि सिग्नलों को बहुत दूर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, प्रकाशिक तंतु करता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग सिग्नलों को बहुत दूर तक, सिग्नलों को बहुत दूर तक पहुंचाने में किया जाता है, पहुंचाने में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यदि अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण के मान से अधिक पर आपतित हो जाता है तो इस प्रकार की घटना को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो महत्वपूर्ण शर्तें होती है, जिसमें पहली शर्त क्या आती है कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि इसमें आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक पर आपतन होना चाहिए।
उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो चमकने वाले अधिकतर उदाहरण किसके हो जाएंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन के। जैसे पहले उदाहरण की मैं बात करूं, हीरे का चमकना। दूसरा उदाहरण आ जाता है परख नली का चमकना। तीसरा उदाहरण आ जाता है किसी चटके हुए कांच के गिलास में पड़ी हुई दरार का चमकना। आगे उदाहरण आता है मृग मरीचिका, और अगला उदाहरण आता है प्रकाशिक तंतु। इस प्रकाशिक तंतु का उपयोग सिग्नलों को बहुत दूर तक पहुंचाने में किया जाता है। अगला टॉपिक आपके पास आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक शब्द दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण। क्या दिया हुआ है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। और इस वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश के अपने रंग का, या अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश का रंग माना जाता है उसे कैसा माना जाता है, श्वेत, या फिर अपन कह सकते हैं रंगहीन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, रंगहीन। अर्थात प्रकाश के, या अपन के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पे वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त होना, विभक्त होना। अर्थात रंगों का अपने अवयवी रंगों में, इस श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब सूर्य के प्रकाश को, जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य के प्रकाश को, और इसका रंग कैसा माना जाता है, श्वेत। कैसा माना जाता है दोस्तों, श्वेत। किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये अवयवी रंग कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, जिनका क्रम क्या हो जाएगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार का इसका रंग होता है। अर्थात परिभाषा क्या बन जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और इन 7 रंगों का जो क्रम होगा वो क्या होगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रश्न आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि वर्ण विक्षेपण में मध्य का रंग कौन सा होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ण विक्षेपण में मध्य का रंग पीले रंग को कहा जाता है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि पीले रंग को मध्य का रंग क्यों कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा तो हो जाएगी अपने श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में विभक्त होना, और ये श्वेत प्रकाश का जो क्रम है वो इस प्रकार से होता है, और इनके मध्य का जो रंग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, पीला रंग माना जाता है। सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है वो कौन से रंग का होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का। कौन से रंग का होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का। और बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कौन से रंग का हो जाएगा, लाल रंग का। कौन से रंग का हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग का।
अब इन वर्ण विक्षेपण की जो महत्वपूर्ण उदाहरण की यदि अपन बात करें, इस वर्ण विक्षेपण का जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उस उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, ये इसका उदाहरण क्यों है? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंग होने के कारण ये किसका उदाहरण माना जाता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का रंग माना जाता है। इंद्रधनुष के बारे में देखो, आपके पास हेडिंग क्या दी हुई है यहाँ पे? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, यदि अपन इंद्रधनुष की बात करें तो ये परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक संयुक्त घटना होती है। परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संयुक्त घटना होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष का मतलब है 7 रंग का एक प्रकार का परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के आधार पे संबंध। यह जो इंद्रधनुष होता है ये बरसात के दिनों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो होता है ये बरसात के दिनों में दिखाई देता है, अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में बरसात के तुरंत बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो क्या कहलाता है? इंद्रधनुष का स्ट्रक्चर कहलाता है। प्रश्न आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है? इंद्रधनुष बरसात के दिनों में बरसात के तुरंत बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। और यदि प्रश्न आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि ठीक दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देगा? इंद्रधनुष कहां दिखाई देगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक शब्द दिया हुआ है ठीक दोपहर के 12 बजे। इसका मतलब है ठीक दोपहर के 12 बजे सूर्य रहता है बिल्कुल ऊपर की ओर, बिल्कुल मध्य की दिशा में, और इसके बिल्कुल मध्य की दिशा के विपरीत दिशा में कौन रहती है? पृथ्वी रहती है। और अपन कह सकते हैं कि ठीक दोपहर के 12 बजे किसी प्रकार का कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। दोपहर के यदि ठीक 12 बजे की यदि अपन बात करें तो दोपहर के ठीक 12 बजे किसी प्रकार का कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। इसे अपन क्या बोलेंगे कि जो इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अर्थात ठीक दोपहर 12 बजे से पहले और ठीक दोपहर के 12 बजे के बाद में। इन दोनों परिस्थितियों में इंद्रधनुष बनता है, लेकिन ठीक दोपहर के 12 बजे किसी प्रकार का कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। आगे यदि अपन बात करें इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष के प्रकार, तो देखिए दोस्तों इंद्रधनुष के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। एक तो कौन सा होता है दोस्तों? प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष।
प्राथमिक इंद्रधनुष की यदि मैं बात करूं तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार तो क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन। 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन, और 1 बार क्या होता है, परावर्तन। 1 बार क्या होता है, परावर्तन। और इस परावर्तन की वजह से अपने को वस्तुएं दिखाई देती है, और दिखाई देने के कारण परावर्तन कितनी बार हो रहा है दोस्तों, 1 बार। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष वो स्वच्छ व साफ चमकीला होता है। कैसा होता है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष स्वच्छ, साफ व चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परावर्तन की घटना केवल 1 बार संपन्न होती है। यदि अपन बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो दोस्तों इसमें 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन, और 2 बार ही क्या हो जाएगा, परावर्तन। 2 बार ही क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन। अर्थात वह इंद्रधनुष जिसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार ही परावर्तन होता है, कौन सा इंद्रधनुष कहलाएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो परावर्तन की घटना हो रही है वो 2 बार संपन्न हो रही है। यहाँ पे जो परावर्तन की घटना हो रही है वो 2 बार संपन्न हो रही है, और दूसरी बार हो जाने के साथ ही जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो कैसा दिखाई देने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अर्थात द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो धुंधला दिखाई देता है। द्वितीयक इंद्रधनुष है वो कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष कैसा होगा, स्वच्छ, साफ व चमकीला। प्राथमिक इंद्रधनुष की यदि मैं बात करूं तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर जो रंग होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहर की ओर रंग होता है वो तो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग। और अंदर की ओर बात करूं, इसमें बाहर की ओर तो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग, और अंदर की ओर कौन सा हो जाएगा, अंदर की ओर कौन सा हो जाएगा, लाल रंग। और यदि अपन बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो इसमें यदि अपन बाहर की ओर बात करें तो इसमें बाहर की ओर तो कैसा हो जाएगा, लाल रंग, और अंदर की ओर कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर का जो रंग होता है वो लाल होता है तथा बाहर की रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की यदि मैं बात करूं तो बाहर की ओर तो लाल होता है, जबकि अंदर की ओर कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। आगे अपन बात करें कि इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो देखिए इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। और न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश जो है उसका रंग सफेद होता है। कैसा होता है दोस्तों, श्वेत होता है, जिसे भौतिक विज्ञान की भाषा में रंगहीन माना जाता है। और जैसे ही इसे किसी प्रिज्म में से होकर के गुजारा जाता है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसे अपन कौन सी घटना कहेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना। आगे आपके पास आता है रंगों का मिश्रण। रंगों का मिश्रण। रंग की यदि अपन बात करें तो रंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, रंग होते हैं केवल 2 प्रकार के। रंग कितने प्रकार के होते हैं, केवल
दो प्रकार के, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो आ जाता है आपके पास प्राथमिक रंग, और दूसरा आपके पास कौन सा आ जाता है? द्वितीयक रंग। दूसरा कौन सा आ जाता है? द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंगों की मैं बात करूं तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। इन तीनों रंगों को अपन कौन सा रंग बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे अपन बात करें बैंगनी रंग की, आसमानी रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की और नारंगी, ये किस प्रकार के रंग हो जाएंगे? ये रंग हो जाएंगे द्वितीयक प्रकार के। अर्थात रंगों के मिश्रण की यदि अपन बात करें तो रंगों के मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक रंग के रूप में और दूसरा होता है द्वितीयक रंग के रूप में। प्राथमिक रंग की यदि मैं बात करूं तो प्राथमिक रंग में आ जाएगा लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। जबकि द्वितीयक रंग की मैं बात करूं तो द्वितीयक रंग में आ जाएंगे बैंगनी रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, पीला रंग और नारंगी रंग। इनको कहा जाता है द्वितीयक रंग और इनको कहा जाता है प्राथमिक रंग। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि रंगीन टेलीविजनों में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पे रंगीन टेलीविजन जो आपको दिया हुआ है, इन रंगीन टेलीविजनों में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजनों में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, कोई भी वस्तु जिस रंग की होती है वह उसी प्रकार के रंग को अवशोषित करता है। कोई भी वस्तु जिस प्रकार के रंग की है वह उसी रंग को क्या करता है? अवशोषित करता है। जैसे यदि अपन बात करें पेड़ पौधों के पत्तियों की, पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती है, अपन सब जानते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। इसलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां है वो सूर्य के प्रकाश के केवल हरे रंग को ही क्या करती है? केवल हरे रंग को ही क्या करेगी दोस्तों? अवशोषित करती है। अवशोषित करती है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु जिस रंग की होती है वह उस रंग के अकॉर्डिंग ही उसी रंग को क्या करती है? अवशोषित करती है। अपन बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के पत्तियों की। अपन जानते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उसमें केवल हरे रंग को ही अवशोषित करती है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां है वो सूर्य के जो अवयवी रंग है, सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग है उसमें केवल और केवल हरे रंग को ही क्या करती है? अवशोषित करती है। आगे आपका बिंदु आता है व्यतिकरण। देखिए दोस्तों, व्यतिकरण किसे कहते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास
एक तरंग है इस प्रकार की, ये आपके पास एक तरंग है, पहली तरंग। एक दूसरी तरंग आपको और दी हुई है, इस प्रकार का। ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, ये आपके पास आ गई दूसरी तरंग। प्रत्येक तरंग के इन ऊपर वाले भागों को, प्रत्येक तरंग के इन ऊपर वाले भागों को श्रृंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रृंग कहा जाता है। जबकि इनके नीचे वाले भागों को क्या कहा जाता है? गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गर्त कहा जाता है। यदि इन दोनों तरंगों को मिलाकर के एक तरंग बना दिया जाए, जो इनकी क्या कौन सी तरंग कहलाएगी? वह तरंग इनकी परिणामी तरंग कहलाती है। इन दोनों तरंगों को मिलाकर के एक तरंग बना दी जाए तो इस प्रकार की जो तरंग बनेगी वो इनकी क्या बन जाएगी? परिणामी तरंग बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? परिणामी तरंग बन जाती है। तो व्यतिकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक तरंगों के श्रृंग, या फिर अपन बात करें गर्त। जब दो या दो से अधिक तरंगों के श्रृंग व गर्त आपस में मिलकर के एक परिणामी तरंग का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलकर के, जिनका गर्त और श्रृंग आपस में मिलकर के एक परिणामी तरंग का निर्माण कर देते हैं तो यह परिणामी तरंग ही क्या कौन सी घटना कहलाती है? व्यतिकरण की घटना कहलाती है। आगे यदि अपन बात कर रहे हैं इसके उदाहरणों की, तो देखिए दोस्तों, व्यतिकरण के जो उदाहरण है इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है साबुन के बुलबुले का। साबुन के बुलबुले का चमकना। साबुन के बुलबुले का चमकना, या अपन कह सकते हैं साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यतिकरण का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसमें दो या दो से अधिक तरंगे मिलकर के एक परिणामी तरंग को बना लेती है और यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण की घटना कहलाती है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। दूसरी में आपसे बात करूं इसके उदाहरण की, तो देखिए दोस्तों, अपन बरसात के दिनों में देखते हैं कि सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के इकट्ठे होने के बाद जैसे ही कोई वाहन उस पे से होकर के गुजरता है तो उनका तेलीय अवशोषक, या अपन कह सकते हैं कि उनका तेलीय पदार्थ उस पानी पर गिर जाता है और वह पानी जो होता है वह एक चमकीली फिल्म का निर्माण कर लेती है, एक रंगीन फिल्म का निर्माण कर लेती है और वो आपको कैसे दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है। अर्थात जल में तेल के मिलाए जाने पर उसकी सतह का चमकीला दिखाई देना। जल में तेल के मिलाए जाने पर उसकी सतह का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? व्यतिकरण का। अब देखिए दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा आपको ये और ध्यान में देना है कि जब जल में अपन तेल मिला रहे हैं, जब अपन देखना दोस्तों इस चीज को, जब जल में
तेल मिलाया जाता है, जब जल में तेल मिलाया जाता है तो यह पतली रंगीन परत बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? पतली रंगीन चमकीली अपन कह सकते हैं परत बन जाती है। लेकिन जब तेल में जल मिला दिया जाए तो यह इसका गोलाकार रूप धारण कर लेती है। तो देखना दोस्तों, जब जल में तेल को मिलाया जाता है तो एक पतली पृष्ठ, एक सतह के रूप में आपको दिखाई देगी, जो कैसी दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है। किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यतिकरण का। लेकिन जब तेल में जल को मिला दिया जाता है तो यह जल की बूंद इसके ऊपर एक गोलाकार रूप के रूप में धारण कर लेती है। अर्थात जब इस तेल में जल मिला दिया जाता है तो इसका आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। जबकि जल में तेल मिला दिया जाता है तो एक पतली परत बन जाती है, जो कैसी दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती है। और ये किसके उदाहरण से हो जाएगी? व्यतिकरण के माध्यम से। अगला बिंदु आता है आपके पास विवर्तन। विवर्तन, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो होता है वह एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। और जैसे ही इस प्रकाश के इस मार्ग पर कोई अवरोधक लगा दिया जाए, कोई रुकावट उत्पन्न कर दी जाए, तो यह प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है। यह प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है। और प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी कि अपने को पता है कि सूर्य का प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। जब सूर्य के प्रकाश में कोई रुकावट उत्पन्न कर दी जाए या कोई अवरोधक उत्पन्न कर दिया जाए तो यह प्रकाश मुड़ जाता है। और इस मुड़ने की घटना को ही अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। यहां पे ध्यान ये रखना कि दोस्तों, जो छाया बनती है, जो छाया बनती है, यह छाया प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण ही बनती है। अर्थात अपन बात करें, जैसे यदि अपन देखते हैं कि किसी दीवार के सहारे खड़े हुए हैं और सूर्य का प्रकाश अपने ऊपर गिर रहा है, तो अपन क्या देखते हैं कि अपनी परछाई है वो थोड़ी तो सीधी होती है, लेकिन उसके बाद में अपनी परछाई उस दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो दीवार है वो एक अवरोधक का कार्य कर रहा है और उस अवरोधक के कारण आपकी क्या बन रही है? छाया बन रही है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो छाया बनती है वो प्रकाश के विवर्तन के कारण ही बनती है। आगे अगला टॉपिक आपका लेंस। देखिए दोस्तों, लेंस जो होता है वो एक पारदर्शक माध्यम में होता है।
लेंस जो होता है वो एक पारदर्शिक माध्यम में होता है जिसका या तो एक भाग या उसके दोनों भाग क्या होते हैं, वक्र होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने बात की पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लेंस, लेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, लेंस समीकरण के बारे में और लेंस सूत्र के बारे में।